दोस्तों ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान स्टील मिल से रिलेटेड है। दोस्तों अपनी एजुकेशनल लाइफ में मैंने 2-3 विज़िट किए हैं पाकिस्तान स्टील मिल के। उस वक्त मेरे पास कैमरा तो होता नहीं था, इस वजह से जो भी मैंने नॉलेज वहाँ से कलेक्ट की वो नोट डाउन में कर लेता था। दोस्तों वो नॉलेज इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो मैंने सोचा वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है स्टील मिल के ऊपर, इतने ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ चुका है और पाकिस्तान स्टील मिल इस वक्त तो बिल्कुल ही ऑफ हो चुकी है, शट डाउन है। जो वर्कर्स हैं उनको ये कहा जाता है कि आप 23 लाख रुपए ले लें और रिज़ाइन कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कुछ ऐसी स्टील मिल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान स्टील मिल कब बनी, किस तरह बनी, कितनी प्रोडक्शन होती है, कौन कौन से प्लांट्स हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, एक एक चीज़ इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। दोस्तों ये जो आप सामने एक प्लांट देख रहे हैं इसको कहते हैं IMD, आयरन मेकिंग डिपार्टमेंट। मतलब स्टील बनाने के लिए जो आयरन ओर रिक्वायर्ड होता है सबसे पहले वो आता है स्टील मिल का एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं JT प्लांट। स्टील मिल से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर दूर पोर्ट के ऊपर ये प्लांट बना हुआ है, JT प्लांट। वहाँ से एक कन्वेयर बेल्ट आ रही है जो स्टील मिल के अंदर तक आ रही है, स्टील मिल के स्टॉक यार्ड के अंदर। दोस्तों शिप के थ्रू आयरन ओर को जब मंगवाया जाता है तो उसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू JT प्लांट से स्टील मिल के स्टील यार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो मोटर लगी हुई है ना, वो एक 3 फेज़ मोटर है जो 315 HP की मोटर है और करंट की बात की जाए तो पर फेज़ 525 एम्पेयर करंट बनती है उसकी। दोस्तों ये एक मोटर इंस्टॉल्ड है जो आयरन ओर को JT प्लांट से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू खींचती है, वहाँ से शिफ्ट करती है स्टील मिल के स्टॉक यार्ड के अंदर। दोस्तों उसके बाद वो आयरन ओर वहाँ से शिफ्ट होता है इस IMD डिपार्टमेंट के अंदर। दोस्तों ये जो आप बड़े देख रहे हैं ये ब्लास्ट फर्नेस हैं, 2 ब्लास्ट फर्नेस दोस्तों पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर इंस्टॉल्ड है। दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्टील मिल की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो है 1.1 मिलियन टन पर मंथ। मतलब अगर स्टील मिल को 100% प्रोडक्शन पे चला दिया जाए तो 1.1 मिलियन टन पर मंथ स्टील की प्रोडक्शन की जा सकती है, 1.1 मिलियन टन। दोस्तों 1965 में 1967 में रशिया ने पाकिस्तानी स्टील मिल को इंस्टॉल किया। इस वजह से दोस्तों पाकिस्तानी स्टील मिल के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं ना, जितने प्लांट्स हैं, जितनी मोटर्स हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने ब्रेकर्स हैं, वो सब रशियन इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। दोस्तों रशियन इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो वह एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट या फिर जापानी इंस्ट्रूमेंट्स वो साइज़ में बड़े होते हैं। दोस्तों साइज़ बढ़ने की वजह से उनका जो ट्रांसफ़र टाइम होता है, स्विचिंग का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों रिलायबिलिटी की बात की जाए तो रिलायबिलिटी में रशियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं सब प्लांट के ऊपर रशियन इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और सिर्फ एक प्लांट स्टील मिल का ऐसा है दोस्तों जिसके अंदर एक भी रशियन इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है, सारे के सारे जापानी फ्यूजी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। और वो एक प्लांट है जो स्टील मिल में सबसे एंड में जाके बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सी वाटर। दोस्तों उस प्लांट के अंदर कोई भी रशियन इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है, सारे फ्यूजी के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जापानी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। दोस्तों ये जो सी वाटर प्लांट है वो समंदर से पानी को पिक करता है और सारे के सारे प्लांट्स में सप्लाई करता है। उस प्लांट का दोस्तों ये काम है। दोस्तों इसके अलावा बात हो रही थी IMD ब्लास्ट फर्नेस की बात हो रही थी। ये एक रशियन टेक्नोलॉजी है ब्लास्ट फर्नेस की जो आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसे ब्लास्ट फर्नेस हैं जिसको कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, साल के 365 दिन ये ऑन ही रहते हैं। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। जैसे इससे पहले भी इसमें से एक ब्लास्ट फर्नेस बंद हो चुका था जिसको ऑन करने के लिए चाइनीज़ ने खाली 2 अरब रुपये मांगे थे। और अब अगर आप देखें तो इस वक्त तो ये दोनों के दोनों ही शट डाउन हुए हैं बिल्कुल। मतलब स्टील मिल को जो भी अब ऑन करेगा तो इन दोनों ब्लास्ट फर्नेस को दोबारा से हीटअप करने के लिए उसको इतनी ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। दोस्तों स्टॉक यार्ड से आयरन ओर जब इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर शिफ्ट होता है तो दोस्तों ये जो ब्लास्ट फर्नेस है उस आयरन ओर को एक लावे की शेप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ट्रेन के थ्रू हम उस लावे को स्टील मिल के दूसरे प्लांट में शिफ्ट करते हैं। जो दूसरा प्लांट आप ये देख रहे हैं इसको हम कहते हैं SMD, स्टील मेकिंग डिपार्टमेंट। दोस्तों IMD जो आपने देखा था, एक IMD और एक स्टील मेकिंग डिपार्टमेंट, ये ऑलमोस्ट मैनुअल प्लांट है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वो
मैनुअल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं SMD स्टील मेकिंग डिपार्टमेंट, इसके अंदर ये वो प्लांट है जब हम उस लावे को डिफरेंट स्टील के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मतलब आपने माइल्ड स्टील बनाना है, स्टेनलेस स्टील बनाना है, या स्टील की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आप इस प्लांट के ऊपर उस लावे को हम उनके ऊपर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। SMD में आपने माइल्ड स्टील बनाना है या स्टेनलेस स्टील बनाना है, उसके ऊपर उस लावे को कन्वर्ट कर रहे होते हैं और फिर इस प्लांट से उस प्रोडक्शन को दूसरे प्लांट्स के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। मतलब जैसे इसके बराबर में ये एक प्लांट है जिसको हम बुलेट मिल कहते हैं, ये भी SMD का एक डिपार्टमेंट है। और दोस्तों ये इतनी बड़ी एक मिल है जिसके लिए रशियंस ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 5000 एम्प्लॉयज़ इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए इनफ हैं। लेकिन जो करप्ट मैनेजमेंट थी उन्होंने सिर्फ इस डिपार्टमेंट के अंदर ही 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भर्ती किया हुआ था। दोस्तों स्टील मिल को बिगाड़ने में खाली करप्ट मैनेजमेंट का ही हाथ नहीं है, बल्कि वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है। वो किस तरह आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल को अगर फुल कैपेसिटी पर चला दिया जाए तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो है 90 मेगावाट। मतलब 90 मेगावाट स्टील मिल को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के चलने के लिए खाली। और ये 90 मेगावाट ऐसे नहीं बने, इसमें लोगों की इतनी ज़्यादा कोताहियाँ थी जिसकी वजह से स्टील मिल की अपनी पावर कंजम्पशन भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो मैं अभी आप लोगों को आगे जाके एग्जांपल्स दूंगा। तो दोस्तों रशियंस ने कहा कि 5000 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर इनफ होते हैं, लेकिन 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे भर्ती किया हुआ था। दोस्तों इसी प्लांट के बराबर में बैक साइड पे एक प्लांट बना हुआ है। ये बहुत सारे प्लांट इस तरीके से लाइन से पैरेलल में बने हुए हैं। इसके बराबर में जो एक प्लांट है उसका नाम है दोस्तों हॉट स्ट्रिप मिल, HSM कहते हैं उसको, हॉट स्ट्रिप मिल। दोस्तों स्टील मिल की सबसे बड़ी जो मोटर लगी हुई है वो एग्जॉस्टर पे लगी हुई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इतनी बड़ी चिमनी नज़र आ रही है ना आपको, इसके एग्जॉस्टर के ऊपर एक 10 मेगावाट की मोटर लगी हुई है 3 फेस, जो स्टील मिल की सबसे बड़ी मोटर है 10 मेगावाट की। दोस्तों स्टील मिल के अंदर 3 से 4 बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी मोटर ये है जो एग्जॉस्टर के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों मैं HSM का बता रहा था, हॉट स्ट्रिप मिल, जिसके अंदर स्लेब्स तैयार किए जाते हैं, बुलेट स्लेब्स जो होते हैं। दोस्तों इस हॉट स्ट्रिप मिल के अंदर भी 3 फर्नेसेस बने हुए हैं। उस फर्नेसेस के अंदर हम स्लेब्स को तैयार कर रहे होते हैं और एक फर्नेस एक स्लेब को 10 मिनट के अंदर तैयार करके रिलीज़ करता है। और एक स्लेब की जो रिलीज़ होने के बाद वेट होता है एक स्लेब का, वो होता है 15 टन। उसके बाद दोस्तों 2 मोटर्स इस प्लांट के अंदर ऐसी लगी हुई हैं जिन मोटर्स के थ्रू उन स्लेब की थिकनेस को हम कम करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये जो 2 मोटर्स हैं ये कंपाउंड मोटर्स हैं। दोस्तों इसकी करंट इतनी ज़्यादा है, इसकी जो करंट है वो 7300 एम्पेयर करंट है। ऐसी 2 मोटर्स इस डिपार्टमेंट के अंदर लगी हुई हैं। दोस्तों ये एक ऐसी मोटर है जो स्टील मिल का अपना जो पावर प्लांट है, जिसे हम TPP एंड TBS कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल ब्लोअर सिस्टम, वो प्लांट भी दोस्तों इस मोटर को नहीं चला सकता है, क्योंकि इस मोटर की करंट ही इतनी ज़्यादा है। दोस्तों ये मोटर 6.3 मेगावाट की है और करंट इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये पावर प्लांट इसको नहीं चला सकता, ना ही के इलेक्ट्रिक के प्लांट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते थे। इसलिए रशियंस ने ये किया कि एक 7.1 मेगावाट का DC जनरेटर लिया और उसको कपल कर दिया एक साइक्रोनस मोटर के साथ, जो कि 10 मेगावाट की थी। एक साइक्रोनस मोटर थी वो घूमती है, उसके साथ DC जनरेटर घूमता है जो 7.1 मेगावाट का है, और उसी से जो सप्लाई जनरेट हो रही होती है उससे ये मोटर चलती है 3 फेस, जो 6.3 मेगावाट की है। दोस्तों ये मोटर इतनी ज़्यादा ताकतवर मोटर है, DC कंपाउंड मोटर है। जब ये स्लेब 15 टन का जो स्लेब है वो जब उस रोलर के अंदर से गुजर रहा होता है तो इस मोटर की स्पीड में ज़रा सी भी कमी नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों ये एक DC कंपाउंड मोटर है। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर लोड देंगे उतनी ज़्यादा ये करंट पीछे से कॉल कर रही होती है। इस वजह से इसके लिए एक सेपरेट DC जनरेटर लगाया हुआ है, और ऐसे 2 DC जनरेटर हैं और 2 DC मोटर्स भी हैं। दोस्तों इस पूरे प्लांट की जो कैपेसिटी है ना इलेक्ट्रिसिटी की, HSM हॉट स्ट्रिप मिल जो स्टील मिल का डिपार्टमेंट है, इसकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो 40 मेगावाट है। और ये सिर्फ एक प्लांट ऐसा है जिसको अगर फुल प्रोडक्शन पर चला दिया जाए तो पर मंथ 45,000 टन तक स्टील बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हॉट स्ट्रिप मिल डिपार्टमेंट की। इसी के बराबर में दोस्तों एक डिपार्टमेंट और है जिसे हम कहते हैं कोल्ड स्ट्रिप मिल। दोस्तों वो भी एक इसी तरह से डिपार्टमेंट है जो स्टील की डिफरेंट कैटेगरीज़ को प्रोडक्शन कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर भी DC मोटर लगी हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी मोटर्स नहीं है। वहाँ पे 5-6 मोटर्स लगी हुई हैं। एक मोटर की जो कैपेसिटी है वो है 3500 HP की, और उस DC मोटर को चलाने के लिए दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे थायरिस्टर बैंक्स हैं, वो उन मोटर्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई DC जनरेटर नहीं है, कोई DC मोटर नहीं लगा हुआ है,
दोस्तों उसी के बराबर में स्टील मिल का एक रिपेयरिंग शॉप बनी हुई जिसे हम कहते हैं पर्स इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट रिपेयरिंग शॉप। दोस्तों ये इतनी बड़ी रिपेयरिंग शॉप है कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल के जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितनी मोटर्स हैं, बड़ी से बड़ी मोटर्स वहाँ पे रिवाइंड होती हैं, रिपेयर होती हैं, सब कुछ वहाँ पर होता है। लेकिन दोस्तों जब मैंने वहाँ पर एक एजुकेशनल विज़िट किया था ना, तो मैंने वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखी। वो ये कि मोस्टली वहाँ पर जो बंदे काम कर रहे थे ना, उन्होंने अपने साथ में एक पेडिस्टल फ़ैन लगाया हुआ था, और पेडिस्टल फ़ैन के ऊपर उन्होंने जो मोटर फिट की हुई थी वो 1 से 2 HP की मोटर थी। किसी के पेडिस्टल फ़ैन पे 2 HP की मोटर फिक्स है, किसी के पेडिस्टल फ़ैन के ऊपर 1 HP की मोटर फिक्स है, और वो पेडिस्टल फ़ैन चल रहा है, एक बंदा अपने पीछे एक पेडिस्टल फ़ैन लगाकर बैठा हुआ है। अब आप सोचें, जब हर बंदा इस तरीके से अपने लिए कंफर्टेबिलिटी बनाएगा और 2-2 HP की मोटर से हवा ले रहा होगा, तो फिर स्टील मिल की पावर कंजम्पशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान स्टील मिल की अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो 90 मेगावाट है कंप्लीट। दोस्तों तो कहते हैं कि एशिया की बड़ी क्रेन्स में से एक क्रेन स्टील मिल में लगी हुई है, और उसके ऊपर दोस्तों जो मोटर लगी, मोटर की दोस्तों डिसएडवांटेज ये होता है कि उसको लोड पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। लोड पर स्टार्ट इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्टार्टिंग के वक्त उसका पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। पावर फैक्टर इसलिए कम होता है क्योंकि उसकी स्टार्टिंग के वक्त फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसकी जो रोटर होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसका पावर फैक्टर स्टार्टिंग के वक्त कम हो जाता है। इसलिए स्टील मिल में जो क्रेन्स लगी हुई है ना, उस क्रेन्स के ऊपर रेजिस्टेंस बैंक लगाए हुए हैं बहुत सारे। उस रेजिस्टेंस बैंक को क्रेन की जो मोटर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। और स्टील मिल की जो क्रेन्स हैं इसी वजह से 180 टन तक का वेट उठाने की सलाहियत रखती हैं। दोस्तों इसी के साथ मैकेनिकल की भी वर्कशॉप बनी हुई है। दोस्तों स्टील मिल के बहुत सारे प्लांट हैं। यहाँ पर जो अब आप देख रहे हैं ये दोस्तों स्टील मिल का एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हूँ। तो ये जो अब आप देख रहे हैं ये है TPP एंड TBS थर्मल पावर प्लांट, थर्मल ब्लोअर सिस्टम। दोस्तों ये स्टील मिल का पावर प्लांट है। दोस्तों इस प्लांट की कैपेसिटी की बात की जाए तो इस प्लांट के अंदर 3 जनरेटर्स हैं, मतलब 3 टर्बो अल्टरनेटर्स इंस्टॉल हुए हैं। एक टर्बो अल्टरनेटर की जो कैपेसिटी है वो है 55 मेगावाट, मतलब पूरे प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है 165 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। 165 मेगावाट का ये पावर प्लांट है स्टील मिल का थर्मल पावर प्लांट, थर्मल ब्लोअर सिस्टम। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को इस जनरेटर के बारे में बता दूं कि इस जनरेटर का जो टाइप मॉडल है वो TBY 55.273, मतलब 55 मेगावाट का ये एक जनरेटर है। ऐसे 3 पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, मतलब पूरे प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 165 मेगावाट होती है। लेकिन अब ये पूरा प्लांट 165 मेगावाट जनरेट नहीं कर सकता है। उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं जो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों इस जनरेटर की जो वोल्टेजेस हैं वो 11,500 वोल्ट है, 3000 RPM है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। दोस्तों इस टर्बो अल्टरनेटर के अंदर वाटर कूलिंग का सिस्टम दिया हुआ है। और स्टील मिल का एक प्लांट है चिलर प्लांट, जो वहाँ से पानी के टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और उसके बाद इस प्लांट में ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से इस जनरेटर को साल के 365 दिन तक कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है। दोस्तों पावर फैक्टर की बात की जाए 0.8 पावर फैक्टर है। USSR रशिया ने 1970 में इस जनरेटर को बनाया था। स्टेटर करंट की बात की जाए 3460 एम्पेयर करंट है। रोटर करंट की बात की जाए तो 1280 एम्पेयर है। दोस्तों 3 जनरेटर ये पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर जनरेट है, लेकिन ये जनरेशन अब इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी टरबाइंस ख़राब हो चुकी हैं। टरबाइंस के जो स्टेजेस होते हैं दोस्तों वो ख़राब हो चुके हैं। कुछ साल पहले इन्होंने टरबाइन के स्टेजेस को भेजा था फैसलाबाद में एक जगह है जहाँ पे टरबाइन के स्टेजेस को रिपेयर किया जाता है, लेकिन वहाँ से जब वो रिपेयर होकर निकले तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान स्टेजेस ख़राब हो गए। जब ये यहाँ पहुँचे तो स्टेजेस काफ़ी ज़्यादा उनकी शेप ख़राब हो गई। उसके बाद उनके स्टेजेस को इन्होंने कट करके छोटा कर दिया। जब वो टरबाइन के स्टेजेस छोटे हो गए साइज़ में, तो इस वजह से स्ट्राइकिंग फोर्स कम होने की वजह से ये जनरेटर्स अब फुल प्रोडक्शन पे 55 मेगावाट जनरेट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ जो स्टेजेस कनेक्ट हो सकते हैं वो 28 स्टेजेस भी हैं टरबाइन के, 13 भी हैं, 15 भी है। दोस्तों तीनों जनरेटर्स के साथ बॉयलर्स लगे हुए हैं। दोस्तों एक बॉयलर की जो कैपेसिटी है वो है 220 टन पर आवर, मतलब 220 टन पानी को वो 1 आवर के अंदर स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे 3 बॉयलर्स लगे हुए हैं जिनका टेम्परेचर होता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे 3 बॉयलर्स लगे हुए हैं। दोस्तों स्टील मिल के अंदर इन जनरेटर से 1 मेगावाट जनरेट करवाने के लिए 4 टन गैस रिक्वायर्ड होती है।
मतलब 4 टन स्टीम रिक्वायर्ड होती है। और एक जनरेटर की कैपेसिटी जो है 55 मेगावाट है। ऐसे 3 जनरेटर्स कनेक्टेड हैं, मतलब 660 टन स्टीम रिक्वायर्ड होती है अगर इसको फुल कैपेसिटी पर चलाया जाए। लेकिन स्ट्राइकिंग फोर्स कम होने की वजह से ये कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन नहीं कर पाते हैं। जब मैंने एक एजुकेशनल विज़िट किया था उस वक्त 2 जनरेटर्स उस वक्त चल रहे थे, एक उस वक्त भी बंद था और दोनों के दोनों 32 मेगावाट जनरेट कर रहे थे। दोस्तों पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर आप ये देख रहे हैं बहुत सारी चिमनीस लगी हुई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चिमनी जो आपको मैंने दिखाई एग्जॉस्टर वाली, जिसके ऊपर 10 मेगावाट की मोटर लगी हुई है, एसी मोटर एग्जॉस्टर पर। दोस्तों बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर जितनी प्रोडक्शन होती है उसके अंदर 4-5 किस्म की हमें गैसेस भी मिलती हैं, जिनमें से एक गैस नेचुरल गैस है, ब्लास्ट फर्नेस गैस है, कोक ओवन गैस है। एक स्टील मिल का प्लांट और भी है जिसका नाम है COBP, मतलब कोक ओवन। उसके कंप्लीट स्टैंड फॉर मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो कोक ओवन का प्लांट है। स्टील में से जो गैसेस निकलती हैं उसको ये लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि चिमनी के ज़रिए कंटिन्यूसली उसको एयर में डिस्चार्ज कर दें। कोक ओवन का मतलब वहाँ पे कोयला बन रहा होता है। तो कोक ओवन गैस जनरेट होती है। एक गैस होती है टारकोल गैस, जिससे पेट्रोल और डीजल भी बनाया जाता है। डीजल से आप देखते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल की जो भी बसेस चल रही होती हैं वो उसके अंदर यूटिलाइज़ हो रहा होता है। और 5वीं जो गैस होती है वो होती है कोलदार गैस, जिससे कोयला जलाया जा रहा होता है। दोस्तों पाकिस्तान स्टील मिल के प्लांट को के इलेक्ट्रिक के साथ भी सिंक किया जाता है। 2 प्लांट को एक साथ सिंक करने के लिए 3 चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज सीक्वेंस। मतलब काफ़ी सारे प्लांट हैं पोर्ट कासिम के अंदर। पोर्ट कासिम का अपना कोल पावर प्लांट है जो तकरीबन 560 मेगावाट का है। के इलेक्ट्रिक का अपना प्लांट है 1700 मेगावाट का। पाकिस्तान स्टील मिल का प्लांट है 165 मेगावाट का। कोरंगी पावर प्लांट है जो 30 मेगावाट का है। एक कैनप है जो बहुत ही दूर है, वो 300 मेगावाट का है। एक हपको है जो 1500 मेगावाट का है। ये सारे के सारे प्लांट दोस्तों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। कनेक्ट होने के लिए इनको 3 चीज़ें सेम करनी होती हैं, एक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और तीसरा फेज सीक्वेंस। तो ये एक दूसरे को इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान स्टील मिल में छोटे प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे मैंने बताया रेफ्रिजरेशन के प्लांट हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन का प्लांट है। दोस्तों ये पाकिस्तान स्टील मिल इतनी ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है कि इस वक्त ये स्क्रैप हो चुकी है, बंद। पहले ये प्लांट एक मैनुअल प्लांट था और इतना अरसा इसको बंद कर दिया गया। इसकी वजह से इसको स्टार्ट करने के लिए भी इतनी ज़्यादा कॉस्ट रिक्वायर्ड है कि इसको कोई परचेज़ करने से पहले भी सोचेगा। तो दोस्तों ये कुछ नॉलेज थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में। दोस्तों हर वीडियो आप लोगों के अपने काम के लिए नहीं होती, इस तरह की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत काम की होती हैं। जो लोग रिसर्चर होते हैं वो लोग हर वीडियो को देख रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी वीडियो में उनकी कोई भी काम की बात निकल आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ नॉलेज थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।